अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। लड़कियों के चक्कर से दूर रहें, एक आपकी पत्नी हो सिर्फ उसी का एहतराम करें, उसी का ख्याल रखें और अपने बच्चों की परवरिश करें। तो आज की हमारी वीडियो परवरिश करते हैं। आज की हमारी वीडियो है बच्चे अपने अपने नहीं, आज की हमारी वीडियो ये नहीं है। आज की हमारी वीडियो है फार्मेसी से रिलेटेड। तो आज की हमारी वीडियो है, आपने सुना होगा कि इंडिया को वर्ल्ड की फार्मेसी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? इसका जवाब है आपके पास? नहीं है? तो इसका जवाब हमें मिलने वाला है इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है व्हाई इंडिया इज कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, केस स्टडी ऑन इंडियन फार्मेसी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि कैसे कई सालों के डेवलपमेंटल चैलेंजेस को फेस करने के बावजूद इंडिया आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन के उभरा है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते कोविड पैंडेमिक के बाद पूरी दुनिया की नज़र और आस इंडियन फार्मा सेक्टर पर टिकी रही फॉर अफोर्डेबल वैक्सीन्स। इसलिए आज की कहानी कुछ ऐसे इंडियन फार्मा कंपनीज की भी है जिन्होंने पावरफुल मल्टीनेशनल फार्मा की मोनोपोली को डिस्ट्रॉय कर न सिर्फ इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनाया बल्कि दुनिया भर के गरीब और पिछड़े देश के लोगों को राइट टू लाइफ प्रोवाइड किया। दोस्तों ये कहानी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक ऐसी ह्यूमन नीड है जिसे इंश्योर करना दुनिया भर के गवर्नमेंट्स के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। ये समस्या तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अनकंट्रोल्ड प्रॉफिट मोटिव के साथ कई फार्मा जायंट्स खुद के पेटेंटेड प्रोडक्ट्स द्वारा अपनी मोनोपोली को क्रिएट करना शुरू करते हैं। एटलीस्ट 1950s और 1960s तक तो इंडिया में भी यही सिचुएशन थी जहां वेस्टर्न मल्टीनेशनल फार्माज ने अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करके रखी थी। लेकिन फिर इंडियन फार्मा इंडस्ट्री में एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी बदलाव आया कि इन मल्टीनेशनल कंपनीज का डोमिनेंस खत्म होने लगा। इंडिया से सीख लेते हुए 1980s में यूएस ने भी फिर कई ऐसे लॉज लाए जिन्होंने बिग फार्मास के डोमिनेंस को काउंटर कर हेल्थ को अफोर्डेबल बनाने का प्रयास शुरू किया। लेकिन ये पूरा एफर्ट मेनली इंडिया में सक्सेसफुल हुआ और आज वो दुनिया का लीडिंग ड्रग और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बना कैसे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों इंडियन फार्मा रेवोल्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970, जिसने द पेटेंट्स एंड डिज़ाइन एक्ट 1911 को रिपील कर पेटेंट लॉस को रिलैक्स किया। इंडिया में 1950s और 1960s तक ग्लोबल फार्मा जायंट्स का ही डोमिनेंस था जो पेटेंट लॉस को यूज़ कर मैसिव प्रॉफिट्स अर्न कर रहे थे। हेल्थ एक ह्यूमन राइट इशू है जहां ये ज़रूरी है कि प्रॉफिट मोटिव्स के लिए ह्यूमन राइट का हनन ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं 1911 के पेटेंट एक्ट द्वारा यही हो रहा था और गरीब लोगों के लिए मेडिसिन खरीद पाना अफोर्डेबल नहीं था। दोस्तों हमारे फार्मा मेरिकल की कहानी की शुरुआत होती है 1935 में। जी हाँ, ब्रिटिश इंडिया का दौर था जब महात्मा गांधी के फॉलोअर ख्वाजा अब्दुल हमीद नाम के एक स्टॉन्च नेशनलिस्ट, एंटी इंपीरियलिस्ट फ्रीडम फाइटर और साइंटिस्ट ने मुंबई में केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज यानी सिप्ला को फॉर्म किया। सिप्ला बाकी की कंपनी से इसलिए अलग थी क्योंकि इसका मोटिव शुरुआत से ही गांधीयन आइडिया पर बेस्ड था, जहां वो गरीबों को अफोर्डेबल रेट्स पर मेडिसिन देना चाह रही थी। ये काम उसने वर्ल्ड वॉर 2 के समय भी किया जब वॉर रेवेज्ड बर्मा और बाकी के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में उसने मलेरिया, डिसेंट्री और डायरिया के ड्रग्स सप्लाई किए। खैर कुछ 3 दशक के बाद 1961 में सिप्ला की असली कहानी शुरू होती है जब अब्दुल हमीद के बेटे यूसुफ हमीद कैम्ब्रिज से अपनी पीएचडी खत्म कर इंडिया में आते हैं और सिप्ला को लीड करते हैं। सोर्सेज बताते हैं कि एमएनसी जायंट्स की मोनोपोली के खिलाफ असली लड़ाई यूसुफ ने ही छेड़ी और उन्होंने कई और इंडियन फार्मास के साथ मिलकर इंडियन गवर्नमेंट को 1911 के पेटेंट एक्ट को रिपील करने की मांग की। इस एफर्ट के चलते इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970 पास किया गया। नए एक्ट के हिसाब से पेटेंट लॉस को रिलैक्स कर दिया गया और शुरू हुआ इंडियन फार्मा का रिवॉल्यूशन। नए एक्ट के बेनिफिट्स उठकर इंडियन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स उन ड्रग के लो कॉस्ट जेनरिक वर्जन को बनाने में सफल हुए जो बाकी कंट्रीज़ में पेटेंटेड थे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स है HIV ड्रग्स जिसका नाम है ज़िडोवुडाइन और लाइफ सेविंग कैंसर ड्रग इमैटिनिब जिन्हें इंडियन कंपनीज़ ने रिजर्व इंजीनियरिंग से बनाया
within a few years after their US launch. 1999 में WHO ने अनाउंस किया कि HIV एड्स अफ्रीका में नंबर 1 किलर है। इसके बाद दुनिया भर के बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने $10,000 पर ईयर के पेटेंट के लिए चार्ज करना शुरू किया, जो मिलियंस के लिए अनवायबल और अनअफोर्डेबल हो गया। लेकिन 2001 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी, टाइटल था इंडियन कंपनी ऑफर्स टू सप्लाई एड्स ड्रग्स एट लो कॉस्ट इन अफ्रीका। ये कंपनी थी सिप्ला, लेड बाय यूसुफ हमीद, जो लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में एक मसीहा बनकर सामने आए। सिप्ला ने HIV पेशेंट्स को 99% कॉस्ट रिडक्शन के साथ HIV ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया। जो दवाई $10,000 में बिक रही थी, उसकी कॉस्ट अब $400 थी। सिप्ला द्वारा इनिशिएटेड एफर्ट्स के बाद बाकी की इंडियन जेनरिक ड्रग कंपनीज ने भी अपने चीपर ड्रग से अफ्रीका में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लाइफ को सेफ गार्ड किया। आज ये बात वाइडली एक्सेप्टेड है कि बिना इंडियन फार्मा कंपनीज जैसे सिप्ला, सन फार्मास्यूटिकल, रैनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डीज और डारजानो और स्मॉल कंपनीज के आज कई अफ्रीकन कंट्रीज में अपने पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस के साथ डील नहीं कर पाते। दोस्तों, इसी हिस्टोरिकल फैक्टर के चलते आज इंडिया अफोर्डेबल HIV ड्रग्स का लीडिंग ग्लोबल सप्लायर है। इस दौर में HIV के अलावा ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, हेपेटाइटिस C और ड्रग्स फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के भी प्रोडक्शन रैपिडली इंडिया में हुए विद अ प्राइस रिडक्शन ऑफ ओवर 99%। ये ड्रग्स पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स के क्रिटिकल एस्पेक्ट्स भी बने और इंडियन पॉपुलेशन के साथ साथ दुनिया के कई और गरीब देश के लोगों का राइट टू हेल्थ सिक्योर हो पाया। मेडिसिन के अलावा आज इंडिया लो कॉस्ट वैक्सीन का भी वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर है टू कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब लार्ज मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हेपेटाइटिस B वैक्सीन की मोनोपोलीज बना रहे थे, तब इंडिया पहला ऐसा देश था जिसने ये वैक्सीन लो कॉस्ट में दुनिया भर के लोगों को प्रोवाइड की। इसके अलावा आज इंडिया वो देश है जहां लार्जेस्ट नंबर ऑफ US FDA कंप्लाइंट फार्मास्यूटिकल प्लांट्स हैं, जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट एफर्ट्स को ऑगमेंट करने में मदद करते हैं। कई एस्टिमेट के हिसाब से तो दुनिया के 65% बच्चे एटलीस्ट एक इंडियन मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन रिसीव करते हैं। अपने इस हिस्टोरिकल डोमिनेंस के चलते आज इंडिया कोविड-19 वैक्सीन के लिए भी वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स बन चुका है। ये केवल इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि इंडिया के पास आज वर्ल्ड क्लास रिसर्च और डेवलपमेंटल फैसिलिटीज़ के साथ साथ हाईली क्वालिफाइड मैन पावर है। गवर्नमेंट सपोर्ट भी क्रूशियल फैक्टर है, जहाँ कई पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इंडियन गवर्नमेंट ने एक्टिवली सपोर्ट प्रोवाइड किया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आज दुनिया का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भी है, जो आज कोविशील्ड को दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से अपने प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई किया है, वो काबिले तारीफ है। एक्सपेक्टेशंस हैं कि इंडिया लगभग 30 करोड़ शॉट्स मंथली मैन्युफैक्चर कर रहा होगा। ये इतना मैसिव सप्लाई है कि न सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि फॉरेन डिमांड्स भी इससे ईजिली मीट हो जाएगी। इसलिए अब मोस्ट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया को जल्द से जल्द इन वैक्सीन्स को लो इनकम कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना शुरू कर देना चाहिए। इसके न सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं बल्कि जियोपॉलिटिकली भी इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को इन्हेंस कर पाएगा। ये स्पेशली पैसिफिक और अफ्रीका में हो सकता है, जहां पिछले कुछ सालों में चाइना का प्रेजेंस काफ़ी रैपिडली इंक्रीज हुआ है। कोविड वैक्सीन को लेकर इंडिया द्वारा किए गए इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के चलते भी आज इंडिया का फार्मा एक्सपोर्ट काफ़ी इंप्रेसिवली एक्सपैंड हुआ है। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में फार्मा का शेयर 2019 में 5.1% था और 2020 में ये 7.1% तक इंक्रीज हो गया, मेकिंग इट थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड कमोडिटी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंडियन फार्मा के फ्यूचर ग्रोथ के ड्राइवर्स क्या हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है जिसका इस्तेमाल आज ऑलमोस्ट हर सेक्टर में हो रहा है। इसका स्कोप फार्मा में भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि AI फार्मा इंडस्ट्री को ऑटोमेटेड एल्गोरिदम्स के थ्रू हेल्प कर सकता है। फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू फास्ट प्रोडक्शन, AI का इस्तेमाल हर जगह पॉसिबल है। AI डिफिकल्ट डिसीजेस को समझने के साथ साथ ड्रग एडहेरेंस को मॉनिटर में भी मेजर रोल प्ले कर सकता है। कॉम्प्लेक्स डेटा के प्रेसाइज एनालिसिस से क्लिनिकल ट्रायल्स को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। ड्रग डिस्कवरी और मॉलिक्यूलर एनालिसिस भी कुछ एरियाज़ में है जहां AI की हेल्प से इस इंडस्ट्री में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा 2021 के इकोनॉमिक सर्वे ने भी ये कहा है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर कोविड इंड्यूस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को इस्तेमाल कर आगे और भी ज़्यादा ग्रो कर सकता है। सर्वे ने सजेस्ट किया कि इंडिया को अब अपने मार्केट बेस और प्रोडक्ट कैटेगरीज को भी एक्सपैंड करना चाहिए। न्यूअर प्रोडक्ट क्लासेस में बायोसिमिलर्स, जीन थेरेपी और स्पेशलिटी ड्रग्स जैसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा मार्केट बेस के लिए इंडिया अब अपने एक्सपोर्ट्स को लार्ज और अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट्स जैसे जापान, चाइना, अफ्रीका, इंडोनेशिया, रशिया, ब्राज़ील
और लैटिन अमेरिका में डायरेक्ट कर सकता है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे करंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म को रीस्ट्रक्चर करने की भी बात करता है। ये वेरियस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी NIPERs में कैपेसिटी बिल्डिंग और अपग्रेडेशन से हो सकता है। फार्मा इंडस्ट्री को हायर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की भी ज़रूरत है ताकि वो अपने वैल्यू चेन को जेनरिक से उठाकर नॉवल केमिकल एंटिटीज़ या NCEs की तरफ एक्सपैंड कर सके। दोस्तों, इन सब प्रॉमिसिंग आइडियाज़ के बियॉन्ड फिलहाल इंडिया के सामने कुछ मेजर चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या API के लिए इंडिया का चाइना पर ओवर डिपेंडेंस। APIs को हम बल्क ड्रग्स भी कहते हैं, जो जेनरिक ड्रग्स का फंडामेंटल इंग्रेडिएंट है। फॉर एग्जांपल, क्रोसिन का API पैरासीटामॉल होता है, इवन करता है। इंडियन ड्रग मेकर्स लगभग 70% API आज चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। ये ओवर डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, स्पेशली इन द करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जहाँ चाइना काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और असर्टिव हो रहा है। खैर, अर्ली 90s में इंडिया API मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट था, लेकिन चाइना द्वारा प्रोड्यूस चीपर APIs ने इंडियन मार्केट को डोमिनेट कर लिया और आज इंडिया में API मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। जब चाइना ने इस मार्केट में एंट्री की थी तब वो APIs को 40% कम रेट में प्रोड्यूस कर रहा था। चाइना ने एक लो कॉस्ट API मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अपने चीप लेबर, एग्रेसिव गवर्नमेंट फंडिंग मॉडल्स और टैक्स इंसेंटिव्स के द्वारा सेटअप किया था। उनका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इंडिया के कंपैरिजन में 1/4 है और कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी इंडिया का आधा है। इंडियन कंपनीज आज चाइनीज़ API से कम्पीट नहीं कर सकती और इसलिए जब तक उन्हें एक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलता तब तक वो API मैन्युफैक्चरिंग को नए तरीके से खड़ा नहीं कर सकती। ऐसे में ज़रूरी है कि फ़िलहाल इंडिया अपने API सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करे फ्रॉम US, सिंगापुर, इटली एंड हांगकॉन्ग। इसके अलावा जेनरिक्स और वैक्सीन रॉ मटेरियल्स के लिए भी इंडिया आज USA पर ओवर डिपेंडेंट है। ये बात कोविड सेकेंड वेव के दौर में हमारे सामने आई थी कि जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड अदार पूनावाला ने पब्लिकली ये रिक्वेस्ट किया था कि US को वैक्सीन रॉ मटेरियल्स पर लगे रेस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर देना चाहिए। रिसेंट टाइम्स में इंडियन ड्रग कंपनीज बिग फार्मा द्वारा इंटेंस लॉबिंग और अटैक्स का सामना भी कर रही है ओवर एलिज्ड पेटेंट वायलेशंस के लिए। इंडियन गवर्नमेंट पर भी मैसिव प्रेशर है कि हमारा पेटेंट लॉ US और EU से कंप्लाई करे, लेकिन ये इंडियन ड्रग कंपनीज को तो हर्ट करेगा ही, साथ में ड्रग्स को और भी ज़्यादा कॉस्टली बना देगा, जो अफोर्डेबिलिटी के लिए मैसिव चैलेंज हो सकता है। इसलिए ऐसी लॉबिंग के खिलाफ इंटरनेशनल NGOs जैसे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भी अपनी आवाज़ उठाई है। ऐसी सिचुएशंस में ये बेहद ज़रूरी है कि अगर इंडिया को फार्मा सेक्टर में अपना कम्पिटिटिवनेस मेंटेन करना है और फार्मा ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल बचा कर रखना है तो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को इन चैलेंजेस के हल जल्द से जल्द निकालने होंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया के फार्मा मिरेकल की। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी ये सक्सेस स्टोरी आगे भी ऐसे ही दुनिया भर के लोगों के लिए अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड करेगी और इंडिया के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड कम्युनिटी का राइट टू हेल्थ इंश्योर करेगी। दोस्तों, आपके हिसाब से हमारे फार्मा इंडस्ट्री में कौन से मेजर चेंजेस करने की ज़रूरत है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, इससे पहले हम एक वीडियो देख चुके थे जिसमें हमें काफ़ी नॉलेज मिली थी कि इंडिया में मतलब मेडिसिन जो है काफ़ी लो कॉस्ट पे बनती अच्छा, है। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि इंडिया फार्मा ऑफ द वर्ल्ड तो है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, एक ही बात है। चलिए, ये मुझे एक चीज़ नहीं पता थी, वो बात अब मुझे पता चली कि इंडिया फार्मा ऑफ द वर्ल्ड तो है, ठीक है, ये टाइटल लेकिन इंडिया को बचा कर रखना है। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक तो उन्होंने बताया वीडियो में कि मोनोपोली को तोड़ा, बिल्कुल ठीक है ना, वो अंधा राज होता है ना, जितनी भी कीमत हो, बिल्कुल, मैं जितने में बेच रहा हूँ मैं तो बेचूंगा, कोई और है ही नहीं कॉम्पिटेट। तो एक तो मोनोपोली को तोड़ा, ये बहुत बड़ा काम था, और चीपेस्ट वैल्यूज़ में, चीपेस्ट अमाउंट में मेडिसिन को प्रोवाइड किया। अच्छा, इस चीज़ को मैं ये कहूँगा शायद पूरी दुनिया को इस बात को लेके एक मर्तबा तो दुनिया के हर शख्स को बोलना चाहिए, थैंक यू इंडिया। थैंक यू, मैं कहता हूँ, यानी कि इंसानियत पर एक इतना बड़ा करम, इतना बड़ा एहसान, सस्ती मेडिसिन। और आपको पता है जब वो अफ्रीका में जब एड्स वाला भी और सेकंड वर्ल्ड वॉर पे भी तो उन्होंने ही सबसे आगे बढ़ के मेडिसिन के हवाले से काम किया। मेडिसिन सस्ती तरीन 10,000 की मेडिसिन। क्यों जब भी इंसान के ऊपर मतलब खलकत पर, ये कह सकते हैं हम अपनी लैंग्वेज में कि खलकत पर जब भी कोई बुरा टाइम आया
बुरा वक्त आया तो सबसे पहले इंडिया आया। इंडिया ने सपोर्ट इंडिया किया। ने ऐसे करा कि कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला, उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश करी और काफ़ी हद तक वो देखा था डायरिया और बहुत सारी मतलब ऐसी उनके ऊपर भी बड़ा हाँ, मतलब लोगों को Second बात हो रही थी। इंडिया ने सेकंड वर्ल्ड वॉर जब भी मतलब दुनिया में मुसीबत हुई तो इंडिया ने सपोर्ट किया। आई है, सबसे पहले इंडिया खड़ा हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात ये है कि मेडिसिन देना एक अलग चीज़ है, मेडिसिन बनाना एक अलग चीज़ है। चीपेस्ट बनाना बहुत बड़ी बात ये एक बड़ी बात वो है। बता रहे हैं कि $10,000 में जो मेडिसिन बिक रही थी वो $400 की कर दी बिल्कुल बहुत मतलब है इंडिया ने। अच्छा कम से कम मतलब और क्या इससे ज़्यादा क्या कम हो। बिल्कुल। और ये शुरुआत बता रहे हैं कि 1930 में 35 में हुई थी। और हमीद जो मतलब सीईओ थे जो जिन्होंने एक कंपनी सप्लाई स्टार्ट करी थी, उन्होंने बस गांधी जी को मतलब मद्देनजर रख करके जी गांधी जी का जो एक एम था कि इंसानियत की खिदमत करना, तो उन्होंने इसीलिए वो कंपनी स्टार्ट करी थी कि इंसानियत की खिदमत हो सके। और वाकई ही वो आज तक इंडिया का एक पूरी दुनिया में आज तक एक इमेज है मेडिसिन को लेके। इंडिया ही की मेडिसिन पूरी दुनिया में जाती हैं, सप्लाई होती हैं। उनके बेटे ने यूसुफ हमीद जो आए, फिर उन्होंने भी आगे मतलब और मतलब लीड करा उस कंपनी को, और सही आए थे वैसे ही। और कह रहे हैं कि सही मायनों में उन्होंने ही समझो स्टार्ट किया था एक तरह से ये चीज़। और आज तक लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा मतलब है कि जब मेडिसिन को या इस शोबे को बिजनेस समझ लिया जाता है तो वहाँ पर फिर इस तरह के जो लोग होते हैं उसको उनको अपने आप को बरकरार रखना, कायम रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब दूसरे लोग कारोबार पे आ जाते हैं। अच्छा, मतलब मैंने ये चीज़ देखी इंडिया में, मैंने देखा है बेसिकली ये चीज़ देखी है कि मतलब आपके मतलब फादर ने या आपके दादा ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, वो जिस लगन से लेकर चलेंगे, हमारे यही होता है वो इंटरेस्ट उनकी औलादों में नहीं पाया जाता। बिल्कुल ठीक है ना, वो ऑलरेडी मतलब हर आसाइश हर चीज़ उनको मिल चुकी होती है कि वो मतलब उनको पैसों की ये कह लें जद्दोजहद की कमी हो जाती है, स्ट्रगल नहीं करती वो। लेकिन मैंने इंडिया में देखा, हमने टाटा का सुना था कि उन्होंने एयरलाइंस खरीदी थी, फिर वो थोड़ी फ्लॉप हो गई, नहीं चल सकी थी, फिर उसके बाद उनके बेटे ने उनका वो पूरा किया। ठीक है, उनका अरमान जो भी उनका मोटिव था वो पूरा किया। और आज तक उनकी नस्ल दर नस्ल उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, अपने आबाओ अजदाद का नाम अंबानी जी की भी एक वीडियो हमने देखी थी, उसमें भी यही था कि उन्होंने स्टार्ट किया था अपना बिजनेस, लेकिन ज़्यादा लेकर उनके बेटे फिर बजाज में भी देखा। और आज हमने इनको भी देखा कि पहले हमीद जी जो भी थे उन्होंने स्टार्ट करा था, उसके बाद उनके बेटे यूसुफ हमीद जो बाहर से पढ़कर आए थे, फिर वो लेकर अच्छे से चले। मतलब ये आगे चलेगी। अच्छा मैंने ये नोट किया है इस चीज़ को, इसके अलावा भी अगर इंसान जी जनाब, तो आप ये कह रहे थे कि अगर माँ बाप की दुआएं हों तो इंसान वैसे ही कामयाब होता है, वैसे ही तरक्की करता है। आप देखें माँ बाप के बिज़नेस होते हैं, इंसान उसके अंदर बिज़नेस में हाथ बटाता है, या माँ बाप की जो ख्वाहिशें होती हैं कि हमारी औलाद ये करे, तो उससे फिर उनकी दुआएं शामिल हो जाती हैं। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कितनी बड़ी बात है कि हम माँ बाप हमें लेकर बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं, ठीक है, और हम भी बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि हम अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे करें जो उन्होंने देखे हो, जो वो नहीं पूरे कर पाए। एक शख्स है, उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में उन्हें याद नहीं था कि उन्होंने अपने अब्बू को गले लगाया हो। अच्छा, उन्हें कभी ज़िंदगी में याद नहीं। तो उन्होंने एक दिन अब्बू से कहा हिम्मत करके कि खड़े हो जाओ, मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ। तो अब्बू ने कहा क्या हो गया, तबीयत ठीक है? तो बोला पिछली ईद को तो गले मिले थे। बोला नहीं, वो ईद पे गले मिलने का अलग था, मैं वैसे गले लगाना चाहता हूँ। आपको ठीक है, अब आप सुने। तो अब्बू ने कहा बस क्या इसमें क्या है यार, गले लगाना छोड़ दो, बस सही है। बोला नहीं मैं लगाना चाहता हूँ, बस मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ। अच्छा भाई, माँ बाप की एक अहमियत, और माँ बाप तो अब्बू उठे उनके, तो उन्होंने गले लगाया। 5 मिनट तक उन्होंने अपने अब्बू को छोड़ा नहीं, गले लगा के रखा मुसलसल। जब वो गले से हटाया ना, वो रो रहे थे। और पता है अब्बू ने क्या कहा उन्हें? बोला इतनी ठंड पड़ती है तो इतने अरसे क्यों नहीं लगाया? पहले बता देता इतनी ठंड पड़ती है बेटा, अगर बाप के गले लगे तो इतनी ठंड पड़ती है, इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि माँ बाप क्या चीज़ है, क्या वैल्यू है, हमने उन्हें कभी अहमियत नहीं दी, हमने उन्हें कभी उनके साथ नहीं बैठते, हम उनसे बात नहीं करते। अक्सर होता ये है कि हम माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, हम जवान हो जाते हैं, तो हम थोड़ा सा किनारा कशी कर लेते हैं, उनके साथ बैठ के हम गपशप नहीं करते। हम लोग अपनी उम्र के लोगों के साथ बैठते हैं, रातों को होटलों में बैठते हैं, चाय के होटल में कराची में बहुत सिस्टम है, घंटों घंटों दोस्तों के साथ हम बैठ जाएंगे, जब घर आते हैं तो माँ बाप सो चुके होते हैं।
तो कहते हैं कि अच्छा, माँ बाप मैंने के साथ देखा है, थोड़ा वक्त वो गुजारना मैरिड हो जाते हैं, जो भी मतलब बेटे होते हैं वो मैरिड हो जाते हैं, तो फिर अपनी माँ wife, बाप पे से हाँ इतना फोकस नहीं होता, पेरेंट्स पे इतना फोकस नहीं होता, अपनी वाइफ को देख रहे होते हैं। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ जिन्होंने पाला पोसा इतना बड़ा किया, मैंने ऐसे भी देखा है हमारी सोसाइटी में भी सीन हो रहे होते हैं कि उनकी मदर रो रही होती है कि एक सेकंड के लिए मतलब मेरे खाने पीने तक का होश नहीं है उसे, कोई दफ़ा पूछता तक नहीं है। बिल्कुल। तो मैं सोचती हूँ जिन्होंने मतलब 20-25 साल, आपको 25 साल 26 साल में जब भी शादी जवान की किया। आपकी, ठीक है, इतने साल आपको अपने साथ रखा और आप उनके नहीं हुए, तो मतलब आप अपनी वाइफ के भी क्या होगे, अपने बच्चों बिल्कुल। के भी क्या होगे, जब आप उनसे आपको कोई अटैचमेंट नहीं है, आप उनको एक सेकंड में छोड़ सकते हो लेकिन शादी के बाद। मैं आपको एक बात बताऊं, जो माँ बाप का नहीं हो रहा होता तो वो अपनी वाइफ का और बच्चों का होता है, इसमें नहीं कि उनका नहीं हो पाएगा, लेकिन माँ बाप की अहमियत उनकी नज़र में ख़त्म हो चुकी होती अच्छा, है। आपको वो क्या ये लगता है? सोचते हैं, एक लड़का ये सोचता है कि शायद अब इन्होंने उम्र गुजार ली। अच्छा, वो जब अकेले पड़े रहते हैं ना माँ बाप एक उम्र के बाद, वो समझते हैं कि अभी अकेला रहना चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। नहीं, मैंने आप नोट बात किया को है, नहीं समझ पाए। आप ये कह रहे हैं कि वो उनसे क्या वफ़ा करेगा। नहीं, वफ़ा की बात भी है कि वफ़ा भी क्या करेगा, जब उसके अंदर तो उसकी फितरत है, जब वो अपने पेरेंट्स को छोड़ सकते हैं तो अपनी वाइफ को भी छोड़ सकता है, और फिर उसको बदले में भी एक अल्लाह पाक देते हैं, एक कुदरत का निज़ाम है ना, ये भी है कि उसने जब अपने पेरेंट्स के साथ गलत किया है तो क्या वो आपको लगता है कि वो स्टेबल रहेगा, वो आगे बढ़ पाएगा, वो तो तबाह बर्बाद ही होना अच्छा, उसको। दो चीज़ें हैं, थोड़ी सी बारीक बात है। बहुत सारे हम लोग हैं, बहुत सारों की तादाद ऐसी, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को मुतमईन है अपने आप से, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं पता है, वो ये समझते हैं कि हमने माँ बाप को कपड़े देते रहते हैं, बात को समझिएगा, खाना पीना अच्छे से अच्छा दे देते हैं, एक आध नौकर चाकर उनके हवाले कर दिया, तो माँ बाप हम जो मेहनत कर रहे हैं अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं, माँ बाप को खाना पीना चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, टीवी चल रहा है, रिमोट चल रहा है, एसी में बैठे हुए, ख़त्म। बस खत्म। कुछ लोग ये सारी चीज़ें अपने माँ बाप को देने के बाद मुतमईन हैं, अपनी बीवी और बच्चों में खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं। माँ बाप को आपका वक्त चाहिए, माँ बाप आपसे बात करना चाहते हैं, माँ बाप आपके साथ बैठना चाहते हैं, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और बहुत सारे लोग अपनी वो जिम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद बिल्कुल बेफिक्र हैं। कई लोग मुल्क से बाहर हैं, कह रहे हैं हम अपने माँ बाप को पैसे तो भेज रहे हैं। पता है, आपको पता है हर रिलेशन, हर रिश्ता वक्त मांगता है। हम एक नन्हा सा पौधा भी लगाते हैं तो उसकी देख रेख करते हैं, ठीक है, वो केयर मांगता है, टाइम मांगता है, उसको देखते हैं, पानी देते हैं, ठीक है। सिर्फ आप ये कह रहे हो कि खाना दे दिया, पानी दे दिया तो हो गया, ऐसे तो नहीं होता। ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे बड़ा जुज़ क्या है, वक्त। हमारी बहुत बड़ी आबादी, हमारी बहुत बड़ी तादाद, इंडिया पाकिस्तान जो भी हो, बहुत सारे लोगों की सिर्फ यहीं तक सोच है, लेकिन वो थोड़ा सा इस तरफ नहीं जाते, वक्त। अच्छा, मैंने देखा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा है कि पेरेंट्स को छोड़ दिया, अलग हो गए, सेपरेट हो गए, वो तो बहुत बात की बात आपस है। में भी चल रहे हैं मसले मसाइल। अब तो आपने छोड़ दिया तो अब आप तो हैप्पीली रहो, जैसे आप कह रहे हैं कि वो हो जाते हैं अपनी वाइफ, लेकिन खुश नहीं रह सकते। नहीं, उनकी वाइफ और हस्बैंड के भी झगड़े हो रहे हैं, देखिए ना, माँ बाप, जब हो इंसान ने माँ बाप को अगर खुश नहीं रखा, या अच्छा, माँ बाप को खुश रखने का मकसद क्या है, उनको राजी रखना, मतलब उनकी तरफ से फिर दुआएं आती हैं, और उनकी दुआओं में इतना असर होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में मुंह से निकालते हो और आपको मिलता है, आप सिर्फ सोचते हो आपको मिलता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं मुंह से निकालते हैं, मैंने ऐसे भी देखा है कि मतलब आपको पता नहीं चल रहा होता है आपको कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, से आपके रास्ते बन रहे होते हैं। और ये मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ कि वाकई ऐसा है कि लोग कहते हैं कि हम रख कर बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा, हमें नहीं पता हमें इतना कहाँ से मिल रहा है। तो बात हो रही थी कि जो बहुत बड़े बड़े टाइकन्स हमने इंडिया में देखे, या बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज देखी, हमने देखा कि उन्होंने अपने माँ बाप के बिज़नेस को ही आगे बढ़ाया, तो आज इतने बड़े टाटा का नाम, जिसका नाम, तो उससे पहले बात हो रही थी इंडिया की फार्मेसी की बात हो रही थी, और सबसे बड़ी बात ये हो रही थी कि फार्मेसी तो है इंडिया पूरी दुनिया की, लेकिन इस टाइटल को वो बचा के कैसे रख पाता है। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नज़र है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इस रेस में इंडिया को बीट करके आगे निकले। अच्छा, इंडिया ने इस चीज़ को बिजनेस नहीं समझा, इंडिया ने इस चीज़ को खिदमत समझा है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस चीज़ को लेके मैं कहता हूँ, शायद जितने भी हमारे लोग वीडियोस देख रहे होंगे, इंडियन सब्सक्राइबर या जितने भी इंडियन लोग हैं, मैं कहता हूँ इस चीज़ को, सिर्फ इस चीज़ को ही सोच के वो कहेंगे प्राउड ऑफ इंडिया, कि हम इंडियन हैं, हमें प्राउड है। क्या कहेंगे इसको, आई एम प्राउड ऑफ इंडिया, प्राउड टू बी इंडियन। बिल्कुल, बहुत सारी हमारे सब्सक्राइबर इस चीज़ को लेके उनको प्राउड होगा, उनको तो बहुत सारी वजह हैं, लेकिन इस चीज़ की ये बहुत बड़ी ये चीज़ भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।